इतना भी जरूरी है। परम आदरणीय आज के समारोह के अध्यक्ष श्री हनुमान जी वर्मा, समारोह के मुख्य अतिथि हमारे बहुत ही मान सम्मान के योग परम आदरणीय श्री रामचंद्र जी जांगड़ा, सांसद राज्यसभा भारत सरकार, मंच पर भाई शमशेर खरकड़ा के सपुत्र श्री तकदीर जी, मंच पर विराजमान श्री शांता कुमार आर्य जी, जो समाज के हकों की लड़ाई लड़ते बहुत ही वयोवृद्ध समाज प्रमुख समाज सेवी श्री शांता कुमार जी रोहतक, श्री सतीश जी सरोया BHO के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंद्री, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित हमारे चौबीसी के कुमार समाज के प्रधान श्री राम कुमार जी और गांव-गांव से आए हुए मेरे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, एक ने छोड़ के सभी मातृ शक्तियों और प्यारे बच्चों, मैं आप सभी का महाराजा दक्ष प्रजापति युवा संगठन की तरफ से कुम्हार समाज महम चौबीसी की सब तरफ से आप सभी का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं आप सभी की अनुमति से कुछ धर्मशाला की, कुछ समाज की दिखते हैं, उनको माननीय सांसद महोदय जी के संज्ञान में लाना चाहता हूँ। कुमार धर्मशाला महम चौबीसी में सांसद महोदय जी कई जगह डैमेज और ये इमारत डैमेज हो चुकी है, इसकी हमने मरम्मत करवानी है जी और सौंदर्यीकरण, जैसे यहाँ टाइल लगवानी है इस ग्राउंड में और वहाँ से इंटरलॉक टाइल लगवा कर इधर पार्क बनवाना है जी। सौंदर्यीकरण करवाने के लिए अनुदान राशि कुमार धर्मशाला महम चौबीसी नज़दीक फरवाना चुंगी महम में इमारत के अंदर जो ये अपना ग्राउंड है, सांसद महोदय जी, इसको हम 20 फुट ऊंचा, जैसे आज दिक्कत आ गई थी जी, ये तो आप सभी के आशीर्वाद से परमपिता परमात्मा ने मौका दे दिया, नहीं तो बारिश होती तो शायद मुश्किल हो जाती। 20 फुट ऊंचाई पर छत लेंटर लगवा कर इसमें एक खुला हॉल का निर्माण करवाया जाए। सांसद महोदय, कुमार धर्मशाला की इमारत में यानी बिल्डिंग में आधुनिक सुविधा युक्त पुस्तकालय व कंप्यूटर सेंटर बनवाया जाए। देखिए सांसद महोदय, आज का दौर शिक्षा का दौर है, कंपटीशन का दौर है। ये आपने और आपकी सरकार ने साबित कर दिया कि भाई जो बच्चा मेरिट में है, जो बच्चा 1 नंबर पर है, उसी को काबिल मान्य, अन्यथा नहीं। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि जी धर्मशाला की इमारत में बढ़िया आधुनिक सुविधा वाला पुस्तक, ताकि समाज के बच्चे अपनी तैयारी करके कंपटीशन की तैयारी कर सकें और अपना नौकरी पा सके। और कुमार धर्मशाला में जी एक सरकारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने थोड़े दिन पहले घोषणा करी थी, सांसद महोदय जी, कि भैया धर्मशालाओं में वो सोलर
पैनल लगवाए जाएंगे। तो हमारी आपसे नम्र निवेदन है, सबकी ओर से विनती है कि जी 10 किलोवाट का सोलर पैनल धर्मशाला के अंदर लगवा जाए ताकि बिजली की कोई समस्या ना हो और समाज के बच्चे बच्चियाँ अच्छे से अच्छी तैयारी करके अपने मुकाम को हासिल कर सके। माननीय सांसद महोदय जी, और एक मांग हमने सांसद महोदय जी कई बार मांग ली, आज फिर दोहरावा हाजी कि जो जयंती हो है महाराज दक्ष प्रजापति जी की, उसकी तारीख फिक्स नहीं होती। सांसद महोदय आषाढ़ पूर्णिमा को हम मनाते हैं, उस दिन आपसे नम्र प्रार्थना है कि भाई सरकार तक कह कहने और उस दिन का सरकारी अवकाश घोषित किया जाए ताकि हमारे समाज के कर्मचारी अधिकारी सभी मिलकर इस उत्सव को मना सकें। सांसद महोदय जी, महम शहर में एक चौक चौराहे पर जी दक्ष प्रजापति चौक बनाने की असीम कृपा करें और हम आपसे इस बारे में विश्वास करते हैं, आप पर पूर्णतः विश्वास है हमारे समाज का और संगठन का कि आप इन बातों को बड़ी गंभीरता से और जल्द से जल्द इन पे कार्रवाई करेंगे। और भी रह रही है जी, कुमार समाज के लोगों को के बर्तन पकाने के आवेर पदावें की ज़मीन है उस पर जी मालिकाना हक दिया जावे, क्योंकि ज़मीन का घाट तोड़ा हो रहा है और उसके बगैर मिट्टी के बर्तन बना तो ले हुए भीड़ सकीट करके भी उन्हें पकावे कीते। और यो हाल पदाव्या का है जी भाई कि मैं रोजगार छोटा मोटा करे आदमी, तो इन दोनों चीज़ों का आपसे समाज की ओर से संगठन की ओर से नम्र निवेदन हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इनको मालिकाना हक दिया जाए जी। सांसद महोदय, कुम्हार इसमें कोई दो राय नहीं भाई मेहनती कौम है, इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। आप धरातल के जुड़े हुए नेता हो, आप सभी ने कुम्हार की दशा का, कुम्हार की मेहनत का अच्छा डाल पता है जी, क्योंकि आप एक तो ही नेता हो आग्रह अगर उसने नुए ना बेरा भाई ये आवे कितने हैं क्यों कर बनाओ, आप तो बिल्कुल धरती जमा नीचे से जुड़े हुए नेता हो, आपको इन सारी बातें की महारत से भी ज़्यादा जानकारी है। तो जो यो मिट्टी के बर्तन बना भी लिए जी और वह पकड़ खातर आव में लगा भी दिए जी, प्राकृतिक आपदा आंधी आ जा, मी बरस जा, वो नुकसान वो सारे उससे में रह जाए जी। उस परिवार की, उस कुम्हार परिवार की एक महीने की मेहनत जो है ना, एक महीने में 250-300 बर्तन बना पाओ जी, और वो उसमें चढ़ा हुआ और वो खाली हाथ घर आ जाए, ईंधन भी मोल लेना पड़े। तो आपसे समाज की तरफ से और संगठन की तरफ से आपसे नम्र प्रार्थना है कि भाई आपदा के कारण मिट्टी के बर्तनों का हुआ नुकसान मुआवजा देने का प्रावधान करवाया जाए, ये हम सभी की आपसे प्रार्थना है जी। और एक समस्या और है जी, असल में तो बनानी है बहुत घाट रहेगी, अरे 5-7 बढ़ावे हैं तो उन्हें माटी कौन ध्यान दीजिए, जिस तरह यह ऐसी मिट्टी तो है नहीं जी कितने तक खोद दी और इसका बन गया, इसकी मिट्टी कहीं कहीं मिलती है जी जिससे मिट्टी के बर्तन बनते हैं। पहले सरकार द्वारा कुम्हार समाज को मिट्टी की जो ज़मीन दे रखी थी वो उसमें मिट्टी नहीं रही जी, उसका तबादला करवा करके उसकी जगह और कोई जो बर्तना की मिट्टी है जो बर्तन बनाओ हैं उनसे वह आपसे मिलने तालमेल करके जी उसका तबादला करवा करके इनको कुम्हार समाज को महम में मिट्टी की जो जगह है वो दिवाने की कृपा करें जी।
ये सभी मांगे सांसद महोदय जी को मौखिक तौर पर हमने विनती करके, नम्र प्रार्थना करके बता दी। नाम मिल लिया ना सर, जय श्री राम। और नाम पत्र मैं आप सभी की तरफ से सांसद महोदय ले भाई बता करो ये नाम पत्र श्री रामचंद्र जी जांगड़ा सांसद राज्यसभा भारत सरकार को अपना कुम्हार समाज की तरफ से एक मांग पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं और मैं निवेदन करूंगा कि श्री रामचंद्र जी जांगड़ा जी सांसद महोदय इस मांग पत्र पर हमारे समाज की जो मांग है उनको पूरा करने का कार्य किया जाए। सांसद महोदय को जल्दी है, इसीलिए सभा में ये नियम नहीं होता कि पहले अध्यक्ष जी भाषण दें, लेकिन एक मजबूरी होती है। इसलिए आज के हमारे सभा के अध्यक्ष श्री रामचंद्र जी जांगड़ा आपके बीच में मुख्य अतिथि श्री रामचंद्र जी जांगड़ा अपने विचार रखेंगे और ध्यानपूर्वक सुने। मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज 5 बजे पार्लियामेंट हाउस में भूतपूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का विदाई समारोह है और वहाँ पर 5 बजे सभी सांसदों का रहना आदेश है प्रधानमंत्री जी की तरफ से कि हर एक सांसद राष्ट्रपति जी के विदाई समारोह में उपस्थित रहेगा। इसलिए ये मेरी मजबूरी है कि मैं बोलने के लिए पहले ही खड़ा हो गया। मेरे बहुत ही पुराने मित्र हैं शांता कुमार आर्य जी जैसे, जो बहुत ही प्रखर वक्ता हैं और एक समाज की बात को जानते हैं, और कोई नया विचार उनके दिमाग में आता मैं सारी बात सुनने चाहता था, लेकिन मजबूरी बस क्योंकि 5 बजे पहुंचना है, बारिश का टाइम है, दिल्ली में जाम मिल गया तो फिर दिक्कत आ सकती है, तो इसलिए मैं पहले बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। इसलिए मुझे माफ़ करें, जो भी अच्छे वक्ता यहाँ पर समाज के बैठे हैं मैं उनको सुन के जाता, लेकिन ये समय की मजबूरी है। यहाँ पर आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री हनुमान जी प्रजापति बीजेपी हिसार से, श्री राम कुमार जी प्रधान महम चौबीसी, श्री सतीश सोराहा जी, श्री धर्मवीर जी प्रधान प्रजापति समाज महम, मेरे अजीज़ भाई शमशेर खरकड़ा के लड़के मेरे पोते हैं तकदीर जी खरकड़ा, भाई राम भट्ट जी, श्री मलखान सिंह प्रजापत, शांता कुमार जी का मैंने पहले ही नाम लिया है, अजीत लाओ जी, कृष्ण प्रजापति जी, मुकेश खत्री, धर्मवीर खत्री, सुरेंद्र प्रजापत, सुंदरलाल डाबोदिया, रोहताज सिंह बेनीवाल, सुरेश प्रजापत पूर्व प्रधान, सभी पार्षद नगर पालिका, सामने उपस्थित सभी बुजुर्गों, भाइयों, माताओं तथा बहनों, बहुत सी मांगे यहाँ पर धर्मवीर जी ने मेरे सामने रखी हैं। ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं। मैं सन 1975 में सक्रिय राजनीति में आया। हरसरू बोरा यहाँ से महम चौबीसी के उम्मीदवार थे। उसी समय मेरी मुलाकात बिहार के पूर्व में मुख्यमंत्री रहे और पिछड़े वर्गों के बहुत बड़े नेता कर्पूरी ठाकुर जी से मेरी मुलाकात हुई, जो नाई समाज से थे। 3 दिन मेरी ड्यूटी उनके साथ लगा दी गई। थोड़ा सा पीछे महिलाओं के लोग थोड़ी सी देर चुप रह जाइए, कुर्सी वाले थोड़ा सा छोड़ दें। उन्हीं दिनों जब 3 दिन तक मैं कर्पूरी ठाकुर जी के साथ था, तभी उन्होंने कहा, बेटा राजनीति में गरीब आदमी की लड़ाई लड़नी है। आज 47 साल उन बातों को हो गए। आज भी मैं अपनी उसी बात के ऊपर कायम हूँ। सन 1980 में जयनारायण वर्मा जी बरवाड़ा से विधायक होते थे, आपके समाज के थे। शांता कुमार आर्य जी
उनको लेके मेरे पास आए, या महम में आरा मशीन पर मैं खुद लकड़ी चराई करता था। कहने लगे आप वक्ता तो बहुत अच्छे हो, पार्टी के लिए बहुत अच्छे बोलते हो, लेकिन बैकवर्ड समाज की भी लड़ाई शुरू करो। और मुझे वहाँ पर गोहाना में ले गए। वहाँ पर एक मीटिंग थी रात को। वहाँ पर मीटिंग में मैंने सारी बातें सुनी और उसके बाद हमने पूरे हरियाणा प्रदेश में बैकवर्ड क्लासेस को संगठित करने के लिए अभियान चलाया जयनारायण वर्मा जी के नेतृत्व में। बीच में बहुत सी बाधाएं आती रही। जयनारायण वर्मा जी कांग्रेस में चले गए, भजनलाल के बहकावे में आ गए, लेकिन हमारी लड़ाई जारी रही। जो बातें आपने बताई हैं, कोई बात ऐसी नहीं जिसको मैं ना जानता हूं और जिसका दर्द मेरे दिल में ना हो। मैं 5 चुनाव लड़ा, विभिन्न जगहों से, सफ़ीदों से मैंने चुनाव लड़ा, करनाल से मैंने चुनाव लड़ा, गोहाना से मैंने चुनाव लड़ा, महम से भी चुनाव लड़ा। मेरे साथ वो अब्राहम लिंकन वाली बात रही। अब्राहम लिंकन अपनी ज़िंदगी में 19 चुनाव हार गए। चुनाव में वो मंच के ऊपर खड़े होकर कहते कि अगर मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बना तो अमेरिका से दासता को ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि अमेरिका में दास प्रथा थी। इसकी थोड़ी आवाज़ कम कर दी, वो विस्लिंग करता है। अमेरिका में जो ये काले हबसी लोग हैं, इनकी बिक्री होती थी पशुओं की तरह, खरीदारी होती थी। इनको जैसे हम खोर में चारा डालते हैं पशुओं के लिए, इसी तरह से रोटियां वगैरह जो कुछ भी था डाल दिया जाता और बाद में चैन से इनके पैर बांध दिए जाते थे। इनको दास के रूप में रखा जाता था। बोलियां लगती थी, जो जितना ताकत तकड़ा जा हबसी है उसकी इतनी ज़्यादा कीमत लगती थी। अब अब्राहम लिंकन खड़े होते और कहते अगर मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बना तो मैं अमेरिका से दासता को ख़त्म कर दूंगा, दास प्रथा को ख़त्म कर दूंगा। अब दासों की वोट ही नहीं थी, उनको वोट डालने का अधिकार ही नहीं था, तो फिर वो चुनाव कैसे जीतते? वो चुनाव हार जाते। आखिरकार 20वें चुनाव में अमेरिका के लोगों के खुद ध्यान में आया कि जो अब्राहम लिंकन कह रहे हैं वो ठीक बात कह रहे हैं, और हम जो दासों के साथ व्यवहार कर रहे हैं वो अप्राकृतिक, अमानवीय व्यवहार है, और इस व्यक्ति को देश का राष्ट्रपति बनाना चाहिए। तो 20वां चुनाव राष्ट्रपति का जीता अमेरिका के अंदर, और ये इतिहास है कि उन्होंने बैठते ही एक कलम से अमेरिका से दास प्रथा को ख़त्म कर दिया। मेरे साथ वही बात रही। मैं मंच के ऊपर खड़ा होता, कहता अगर मैं विधानसभा में गया तो मैं दलितों की, पिछड़ों की आवाज़ को विधानसभा में बुलंद करूंगा। अब दलित तो पिछड़े तो जागे हुए थे नहीं, दूसरे लोग समझ जाते कि ये हमें तंग करेगा, वो मुझे हरा देते। आप लोगों में कोई जागृति थी नहीं। यही बात मेरे साथ बनती रही और मैं 5 चुनाव हार गया। आखिरकार ये तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार है, नरेंद्र मोदी जी का आभार है कि मुझे उन्होंने भारत के ऊपरी सदन में आप लोगों की आवाज़ उठाने के लिए भेज दिया। पहली बार मेरा पार्लियामेंट में संबोधन हुआ, मैंने वही बात दोहराई। मैं जब पहली बार पार्लियामेंट में गया तो बाहर महारानी लक्ष्मीबाई का स्टैचू था घोड़े के ऊपर। थोड़ा सा आगे गया तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का स्टैचू था, इस तरह से उंगली किए हुए। संविधान की किताब काख में थी। थोड़ा सा आगे गया तो महात्मा गांधी का स्टैचू था, मौन के अंदर बैठे हुए। अंदर के प्रांगण में गया, एक तरफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, एक तरफ मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, एक तरफ जयप्रकाश नारायण, एक तरफ सरदार पटेल के स्टैचू थे। अंदर के प्रांगण में गया तो कहीं एनटी रामाराव का फोटो स्टैचू वहाँ पर, कहीं किसी और नेता का स्टैचू। तो मैंने पूछा कि ये जितने बुत पार्लियामेंट के अंदर और जो बाहर लगे हुए हैं ये किसने बनाए हैं? तो एक व्यक्ति ने मुझे जानकारी दी कि आपके ही समाज के
राम सुथार हैं, उन्होंने सारे के सारे स्टैचू बनाए। तो मैंने पार्लियामेंट में ये कहा कि मैं पार्लियामेंट में आया हूँ, हम पार्लियामेंट में तो थे लेकिन बुतों के रूप में विराजमान थे। बुत कभी बोलता नहीं, लेकिन ये मुझे नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने जिंदा रूप में पार्लियामेंट में भेजा है, तो अब मैं शिल्पकारों की आवाज़ पार्लियामेंट में उठाऊंगा। मेरा भाषण यूट्यूब के ऊपर कोई भी निकाल के पढ़ सकता है। पहली बार मुझे बोलने का मौका मिला, मैंने लोहारों की बात उठाई, गाड़ियों लोहारों के बारे में बात की कि इनको एसटी का दर्जा क्यों नहीं दे दिया जाता, इनको पिछड़े वर्ग में किस लिए रखा हुआ है, इनका पहनावा अलग है, इनकी बोली अलग है, इनकी रिहाइश स्थायी नहीं है। जो भी एसटी की मान्यताएं हैं सरकार में, जो कंडीशन है वो सारी पूरी करते हैं। इनको अगर एसटी का दर्जा दे दिया जाए, इनको पढ़ाया जाए, तो आज राजस्थान में जिस तरह से मीणा IAS IPS है, इस तरह से गड़े लोहार भी IAS और IPS बन सकते हैं। दूसरी बार मेरा पार्लियामेंट में संबोधन हुआ। आप MSP को समझते हैं ना? MSP किसे कहते हैं? MSP बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसकी किसान मांग करता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, कि मेरी इस फसल की ये लागत है, इसके ऊपर मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए, तो मेरी फसल की MSP सरकार जारी करे। इसी के ऊपर किसान आंदोलन था। मेरा पार्लियामेंट का आप भाषण उठाइए, आप लोगों को तो शायद ये बातें याद भी नहीं। मैंने पार्लियामेंट में कहा कि जो आदमी खड़ा होता है वही किसान की MSP की बात करता है, लेकिन अगर MSP जारी करनी है तो कुम्हार के घड़े की जारी करिए। मैंने कहा मिट्टी खोदने से लेकर, कूटने से लेकर, उसको सानने से लेकर, उसको चाक के ऊपर उतार के, सुखा के, पिटाई करने के बाद, आवे में चढ़ाने के बाद, मैं गारंटी से कहता हूँ कोई घड़ा 2000 रुपये से नीचे पड़ता नहीं। 200 रुपये प्रॉफिट लगाओ तो 2200 रुपये में वो घड़ा बिकना चाहिए, लेकिन बिकता 200 रुपये का है। हर कुम्हार एक घड़े के साथ 2000 रुपये का घाटा उठा रहा है, इसलिए उसकी MSP जारी कीजिए। आप लोगों को ये बात याद भी नहीं होगी। जब मेरा भाषण खत्म हुआ, बहुत सांसद मेरे पास आए, सेंट्रल हॉल में हम बैठे थे। जांगड़ा साहब आप कहाँ से हैं? मैं कहा मैं हरियाणा से हूँ। उन्होंने कहा कि हमें पहली बार ये विचारधारा सुनने को मिली है कि किसी और की भी MSP जारी हो सकती है, केवल किसान की नहीं। और उसका नतीजा आपको बता देता हूँ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने आदेश दे दिया कि तमाम कार्यालयों से रेफ्रिजरेटर को उठा दिया जाए और वहाँ पर घड़े रखवा दिए जाएं। खुद मुख्यमंत्री की टेबल के ऊपर सुराही रखी हुई है। सुराही का पानी मुख्यमंत्री पीते हैं। मेरे अपने कमरे में दिल्ली भी और मैं यहाँ महम भी, अभी आप जाके चेक कीजिए, दोनों कमरों में सुराही रखी हुई। मैंने गृह मंत्री जी से मिलकर मांग की। मैंने कहा, पार्लियामेंट में भी मैंने ये बात कही थी कि पुराने ज़माने में शिल्पकारों को लाके गांव में बसाया जाता था। ठंडे पानी की ज़रूरत पड़ी तो कुम्हार को लाके बसा लिया। अगर लकड़ी का काम करवाने की ज़रूरत पड़ी तो खाती को लाके बसा लिया। लोहे का काम करवाने की ज़रूरत पड़ी तो लोहार को लाके बसा लिया। चमड़े के काम की ज़रूरत पड़ी तो चमार के लाके बसा लिया। उनको गांव में उस समय आबादी कम थी, ज़मीनें भी दे दी, कहीं बोने की ज़मीन दे दी, कहीं आवा लगाने की ज़मीन दे दी, कहीं पजावा लगाने की ज़मीन दे दी। लेकिन समय के साथ साथ न कुम्हार की ज़रूरत रही, न लोहार की ज़रूरत रही, न खाती की ज़रूरत रही, न जुलाई की ज़रूरत रही, न चमार की ज़रूरत रही।
आज इनके ऊपर दबाव है। अगर कोई आदमी गांव के अंदर सरपंची के चुनाव में ऐसे आदमी की वोट दे देता है जो चुनाव हार जाता है और विरोधी चुनाव जीत जाता है, तो इन लोगों के ऊपर मुकदमे डाल दिए जाते हैं कि ये सरकारी ज़मीन में, पंचायती ज़मीन में बैठे हैं, इनको उखाड़ दिया जाए। अकेले हरियाणा प्रदेश के अंदर 60,000 मुकदमे चल रहे हैं और कितनी जगह ऐसी हैं जिनको यहाँ से उजाड़ दिया गया है, गांव से उजाड़ दिया गया है, क्योंकि ज़रूरत नहीं रही। मैंने गृह मंत्री जी को चिट्ठी लिखी, पार्लियामेंट में ये बात कही कि चिन्हित किया जाए उन गांवों को। मिट्टी को पकाने की कला केवल कुम्हार ने दी इस संसार को। आप दक्ष प्रजापति अपने देवता का नाम लेते हैं, कभी उसका अर्थ नहीं समझते हैं। दक्ष का मतलब होता है परफेक्ट, कि ये काम में दक्ष है, ये इस काम में परफेक्ट है, उसको दक्ष बोलते हैं। और जो काम में परफेक्ट होता है वही प्रजा का नेतृत्व करता है, इसलिए उसको प्रजापति बोलते हैं। जिसके काम में परफेक्शन होती है वही नेतृत्व करता है। लेकिन नेतृत्व में हमारी जगह कहाँ पर है? हम कहाँ पर बैठे हैं इस नेतृत्व के अंदर? हम तो दूसरों की जी हजूरी करने के लिए मजबूर हैं। कोई नेतृत्व हमारे पास है नहीं, लेकिन क्या करें? बिखरे हुए लोग हैं, संगठित नहीं। संगठन के बगैर कलयुग के अंदर कोई बात बनती नहीं, संग शक्ति कलयुग है। लेकिन अलग अलग लड़ाइयाँ लड़ते हैं। अगर कोई जांगड़ा समाज से उठे तो कुम्हार में ईर्ष्या पैदा हो जाएगी कि तो जांगड़ों में नेतृत्व चला जाएगा बैकवर्ड का। कोई अगर कुम्हार खड़ा आ जाए तो नाइयों में ईर्ष्या पैदा हो जाएगी कि तो सारे लीडर कुम्हार बन जाएंगे। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। ये पिछड़े जब तक बिछड़े हैं तब तक कुछ नहीं बन सकता। लेकिन मैं तो इसी बात से बड़ा अचंभित होता हूँ कि जो लोग दक्ष हैं, जो शिल्पकार हैं, जिनके अंदर दिमाग की कोई कमी नहीं, वही पिछड़े वर्गों के अंदर सारे संसार को अगर शिल्प कला का पहला ज्ञान दिया तो किसने दिया? वो कुम्हार ने दिया। क्योंकि पहले तो जमीन बनी, बाद में वृक्ष पैदा हुआ, बाद में उसका लकड़ी की शिल्प पैदा हुआ, बाद में पहाड़ी खोदी गई, बाद में पत्थर की कला विकसित हुई, बाद में खनिज से लोहा निकाला गया, बाद में लोहे की कला विकसित हुई। सबसे पहले तो कला का आविष्कार कुम्हार ने किया, जिसने मिट्टी से कला को पैदा किया। मैंने पार्लियामेंट में कहा ही कि हिंदुस्तान का सर्वे कीजिए कितने कुम्हार ईंट भट्ठों के मालिक हैं। वो तो बेचारे गधे लेके वहां पर मजदूरी कर रहे हैं। कुम्हार को ईंट भट्ठे का मालिक होना चाहिए था। ये व्यवस्था गलत है, ये सारे के सारे कानून गलत है। मैंने गृह मंत्री जी को 4 पेज का लेटर लिख के दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री तो माननीय अमित शाह जी बहुत कदर करते हैं आप लोगों की, मेरी भी बहुत करते हैं। उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को भी वो लेटर भेजा और 1 महीना पहले मुझे मनोहर लाल जी का खुद फ़ोन आया कि आप और रणवीर गंगवा बैठ के फैसला कीजिए कि किस गांव में कुम्हार को कितनी ज़मीन दी जा सकती है, मुझे रिपोर्ट दीजिए। मैं यहाँ जो मंच से जो बात कह रहा हूँ वो बात मैं करता हूँ, वही कहता हूँ। मैं यहाँ पर कुम्हार समाज के संगठन की जिम्मेदारी लगाता हूँ। ना मेरे पास इतना समय है कि मैं गांव-गांव का सर्वे करूँ और ना शायद रणवीर गंगवा जी के पास होगा। मैंने तो ये भी कहा जी, मगर गंगवा जी कुम्हार समाज से हैं, दर्द भी मानते हैं, लेकिन वो सारे के सारे उधर के कुम्हार बेचारे वो सब के सब किसान हैं, वो मिट्टी का काम करते भी नहीं हैं। इसलिए मैं आप लोगों की जिम्मेदारी लगाता हूँ। कोई भी संगठन के 5 आदमी, 10 आदमी, 11 आदमी, आप महीने में 20 दिन में हरियाणा प्रदेश का सर्वे करके मुझे दीजिए कि इस गांव में कुम्हारों को इतनी जगह की ज़रूरत है, ये इस गांव में कुम्हार मिट्टी का काम करते हैं, बर्तनों का काम करते हैं। हरियाणा गवर्नमेंट से ज़मीन अलाट करवाने का काम मैं करूँगा।
ये मेरी बातें मुख्यमंत्री जी से हुई। मैं अभी एक बहुत बड़ा नोट तैयार करने लगा हूँ, प्रधानमंत्री जी से भी बात करूँगा। जो बातें आपके ध्यान में नहीं होंगी वो बातें मेरे ध्यान में हैं। क्यों? बहुत पहले हम शांता कुमार जी और हम लड़ाई लड़ते रहे। 1993 में कार्मिक मंत्रालय द्वारा एक आदेश हुआ था, अभी मैं प्रधानमंत्री जी से बात करूंगा। उसमें कहा गया था कि जितने पेशेवर कारीगर जो लोग हैं, जो पेशेवर जो शिल्पकार जो लोग हैं, उनकी सूची बनाइए। ये सूची तैयार करेगा कल्याण मंत्रालय, और जितने भी पेशेवर कारीगर जो लोग हैं हिंदुस्तान में, उनके ऊपर रिजर्वेशन का कोई भी ऐसा नियम जो उनको रिजर्वेशन से बाहर करता हो, चाहे वो क्रीमी लेयर का हो, चाहे वो किसी और कोई ऐसा कानून हो जो उनको आरक्षण से बाहर करता हो, उन लोगों के ऊपर कोई नियम लागू नहीं होगा जो पुश्तैनी शिल्पकार हैं। तो ऐसे शिल्पकारों की सूची तैयार करने के लिए मैं भारत सरकार से आग्रह करूंगा, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें हैं शायद आपके ध्यान में नहीं होंगी, लेकिन मैं रोजाना उन बातों को पढ़ता हूं, उनके ऊपर मनन करता हूं, उनके लिए जूझता हूं। इसलिए मैं कहता हूं अपना संगठन तैयार रखिए, संगठित रहिए, बच्चों को पढ़ाइए। अब वो समय बदल गया कि जिस समय नौकरियों में पर्ची चलती थी, नौकरियों में खर्चा चलता था, पर्ची और खर्चे का विषय समाप्त हो गया। अब जो बच्चा पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। 2014 में मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सरकार आने के बाद ये नियम बन गए कि जो बच्चा पढ़ेगा वो आगे बढ़ जाएगा। और ऐसे ऐसे बच्चे, 3 दोस्त कुर्डी गांव, जिसको आर्यनगर बोलते हैं, ये हिसार के पास बालसमंद रोड के ऊपर 3 दोस्त थे, 2 जांगड़ा और 1 कुम्हार। तीनों के तीनों HCS बन गए, तीनों के तीनों SDM लगे हुए। वरना इनको कौन लगाता था? पहले 90% का लड़का बेचारा मुंह लटका के आता। हमारी नगर परिषद की चेयरपर्सन है भारती जी, आइए। और 3% का फिसड्डी, वो हाथ में सिलेक्शन लेटर लेके आता कि मेरा तो सिलेक्शन हो गया। भाई तेरा सिलेक्शन कैसे हो गया? बोला मेरी तो बुआ सांगी ब्याह रखी थी। अब कहता बुआ ने सांगी ब्याह होकर रुपये चाहिए, दूसरी तो कोई क्वालिफिकेशन थी नहीं। लेकिन आज वो ज़माना बदल गया। आप बच्चों को पढ़ाओगे तो आगे बढ़ोगे। इसलिए समय से आगे निकलिए। जो आदमी पुश्तैनी काम करते हैं, काम कोई बुरा नहीं होता है। उन चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए, उनकी आवाज़ उठाने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है, इसमें कोई परिवार का प्रभुत्व नहीं है, कोई जाति का प्रभुत्व नहीं है। अगर जाति का प्रभुत्व होता तो तेली के घर में पैदा हुए मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते और आदिवासी झोपड़ी में पैदा हुई द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति नहीं बनती। यहाँ कोई जाति का प्रभुत्व नहीं है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पिछली बार जो राज्यसभा में आए, दिनेश भाई आपके कुमार समाज के हैं, बहुत गरीब आदमी हैं, मेरे साथ राज्यसभा में मेरी कुर्सी के साथ बैठते हैं। कल ही मैंने उनसे बात की थी। मैं कहा दिनेश भाई, जब मैं बोलता हूँ पिछड़े वर्गों की बात के ऊपर, तो आप भी पीछे से टेक उठाया करो। टेक उठानी बहुत ज़रूरी है। जब मैंने ये बात पार्लियामेंट में कही कि कुमार की MSP जारी कीजिए, घड़े की MSP जारी कीजिए, तो मैंने बहुत कुमार समाज के लोगों को कहा। अपने राजमल जी यहाँ बैठे थे, भिवानी, ये अपने हाँसी के हैं, इनको भी मैंने कहा कि भाई एक रेडी के ऊपर 20 मटके लेके और SDM कार्यालय के ऊपर धरना दीजिए, प्रदर्शन कीजिए कि कुमार के घड़े की MSP जारी करो। ये कहने लगे मैं क्या करूं, हमारे वाले तो कुम्हार अपने आप को मानते ही नहीं, हो तो सारे जमींदार। अब यही रगड़ा है। मैंने जय भगवान जी अपने खेड़ी के उनको कहा रहे, मैं कहा भाई तू क्या अचार बेचता फिरता है, एक दिन ये प्रदर्शन करिए SDM कार्यालय के ऊपर, 10-20 घड़े एक रेडी पर रख के वहाँ पर प्रदर्शन करो
कि हमारे कुम्हार के गड़े की एमएसपी जारी करो। मैंने पार्लियामेंट में आवाज़ उठा दी, लेकिन नीचे से आवाज़ नहीं जाएगी तो कौन क्या करेगा। लेकिन विडंबना ये है कि नीचे से आवाज़ जाती नहीं है। तो मेरी बिरादरी में भी यही झगड़ा है। जो गरीब है वो खाती है, जो बीच वर्ग है, जो मेरे वर्ग है वो जांगड़ा है, जिसके पास पैसे हो जाते हैं वो शर्माजी हो जाता है। आप में भी जिसके पास पैसे हो जाते हैं वो वर्माजी हो जाता है, वो फिर कुम्हार नहीं रहता है। इसलिए ये सभी झगड़ा है। और जो बड़ा हो जाता है फिर वो बिरादरी से कट जाता है। उसको बिरादरी तब याद आती है जब उस लड़की 30 पार कर जाती है, कोई रिश्ता नहीं मिलता, फिर वो कुम्हारों में ढूंढता फिरता है। वरना इससे पहले बिरादरी याद नहीं आती। सर्विस में रहते हुए भी जाति को छुपा लेते हैं कि पता ना चल जाए किसी को मैं कुम्हार हूँ। लेकिन जब सर्विस से रिटायरमेंट के बाद बच्चे बूढ़े होने लगते हैं, कोई रास्ता नहीं मिलता, फिर वो जाके बताता है मैं भी आपका ही भाई हूँ। यही बनता है सबके साथ। ये परंपरा को तोड़ना पड़ेगा। बड़े को छोटे को सबको एक दुख दर्द बना के लड़ना पड़ेगा, तब जाके आगे लड़ाई लड़ी जाएगी। बहुत सी बातें धर्मवीर जी ने इतनी कही हैं, बहुत बातों को मैं जानता हूँ। यहाँ पर धर्मशाला में एक बार श्याम सिंह राणा को मैं लेके आया था, 11 लाख रुपए उनसे भी दिलवाए थे। लेकिन मैं हरियाणा की राज्यसभा में हूँ। अच्छा 5 आए, कोई बात नहीं, 5 और करवा देंगे। तो अब बात यह है, एक लोकसभा का सांसद केवल अपनी लोकसभा में दे सकता है, लेकिन राज्यसभा का सांसद पूरे हरियाणा प्रदेश में दे सकता है। और मेरा कुनबा बड़ा है, क्योंकि कल नाइयों की सभा में जाऊंगा रोहतक में। कल समाज का नाइयों का एक प्रोग्राम है। पीछे बैरागियों में गया था, कभी जांगड़ा, कभी कुम्हार, कभी बैरागी, कभी जोगी, कभी खटी, कभी कोई कुछ। अब ये 72 जातियों का मेरे पास चार्ज है और सांसद में अकेला हूँ देने वाला, इसलिए लोड बहुत जाता रहता है। लेकिन फिर भी मैं अभी मेरी ग्रांट दूसरी जारी होने वाली है। पहली तो 2 करोड़ की आई थी, बट गई। अभी 2.5 करोड़ की एक आएगी किस्त, उसमें 11 लाख रुपये आपको मैं दूंगा। आपकी अपेक्षाएं ज़्यादा हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं, जैसे आपने लाइब्रेरी की बात कही, ये बातें मैं CSR फंड से किसी भी कंपनी से करवा दूंगा, ये भी मैं करवा दूंगा, ये हो जाएगी। बाकी मेरा कार्यकाल 2026 तक है। 2026 तक आपकी सेवा के लिए हूँ। हर साल बुलाते लेना, लेते रहना। आगे मिलेगा भगवान की कृपा, जो आप लोगों की दुआएं हैं वो मिलेंगी। ज़्यादा मिलेगी तो ज़्यादा पद मिलेगा तो और ज़्यादा दे दूंगा। वो सारा मेरा कुछ नहीं, वो जो कुछ आपकी दुआओं की बदौलत है आप सब करते हैं। अब क्योंकि मुझे पार्लियामेंट में 5 बजे पहुंचना है और 2 बज के 3 घंटे का रास्ता है, 2 तो नहीं बजे 1:20 बजे, फिर भी घर भी जाऊंगा, थोड़ा सा सामान तैयारी करूंगा। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार कहना भूल गया था, ये पजावे जितने भी थे, देखिए हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा शरीफ, एक एक पजावे के ऊपर एक एक कुम्हार ने 20-20, 30-30, 50-50 साल ईंटें पकाई। सुप्रीम कोर्ट का कानून ये कहता है कि जो आदमी ज़मीन के जिस ज़मीन के ऊपर बैठा है, जिसका ना किराया देता, ना उसके नाम कोई लीज, ना कोई रहननामा, अगर केवल बैठा है और 12 साल से ज़्यादा बैठा है तो वो ज़मीन का मालिक माना जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट का कानून है। हम लोग शरीफ ज़्यादा हैं। किसी ने 50 साल से हम ईंट पका रहे हैं पजावे पर, किसी ने आके कह दिया ये तो हमारा निकलता है, और हमने आराम से उसको छोड़ दिया। नहीं, अड़ना चाहिए। वीर भोग्या वसुंधरा, पृथ्वी का ऐश्वर्य वीर पुरुष भोगते हैं, इसलिए लड़ाई लड़नी चाहिए। मैं तो उन माताओं को भी कहता हूँ, जो माता अपने बच्चे को ये कहती है कि बाहर भूतनी है, राख चाट जा, तो वो सारी उम्र भूत से डरता रहेगा। इसलिए अपने बच्चों को भूतनी से मत डराएं। बच्चों को शिवाजी बनाना ये जीजाबाई का काम था। बच्चों को गुरु गोविंद सिंह बनाना ये माता गुजरी का काम था। ये माताएं ही बच्चों को बनाती हैं, यही इनको योद्धा बनाती हैं। इसलिए इनको राख चटा के भूतनी से डराने की कोई ज़रूरत नहीं है, वरना सारी उम्र भूतनी से डरते रहेंगे। इनको लड़ाई लड़ना सिखाइए।
अधिकार की लड़ाई लड़िए। जहाँ कहीं अत्याचार हो, अन्याय हो, उसका प्रतिकार कीजिए। मैंने बहुत दुनिया के अंदर, ज़िंदगी के अंदर कितनी चोटें खाई आप सबको पता है, लेकिन फिर भी मेरी आवाज़ कभी बंद नहीं हुई। मेरे माँ बाप रात को सोते नहीं थे, पता नहीं लड़का आज आएगा या नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मेरी कभी आवाज़ बंद नहीं हुई। मेरे पिताजी माताजी, बहुत सबके माताजी पिताजी चिंता करते हैं कि आज जिंदा गया, पता नहीं कल आएगा या नहीं आएगा, लेकिन मौत भगवान ने उसी दिन देनी है जिस दिन हमारी निश्चित है। इंदिरा के तो चारों तरफ पहरेदार खड़े थे, पहरेदारों ने उसको मार दिया। जिस दिन जिंदगी का अंत आ जाता है उस दिन कोई आपको बचाने वाला नहीं, लेकिन जो डरता है वो सारी उम्र मरते हुए जीता है, और मरने वाला एक ही दिन मरता है। इसलिए डरता है, वो रोज़ मरता है, इसलिए रोज़ मरने की कोई ज़रूरत नहीं। जहाँ अन्याय हो, जहाँ अत्याचार हो, उसका प्रतिकार कीजिए। बच्चों में साहस जगाइए, हौसला जगाइए और उनको शिक्षा दीजिए। फिर भी मैं ये कहता हूँ, अगर आपके कहीं साथ कहीं अन्याय अत्याचार और आपको ये लगता हो कि हमारे ऊपर कोई खड़ा तो नहीं, हम जाएंगे किसके पास, तो मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ। बेडुआ गांव के अंदर मनीराम ने बहुत लड़ाई लड़ी। ज़मीन के लिए सिसाई से आगे बसे थे, लेकिन जब मनीराम चले गए तो नौरंग मेरे पास आया कि मेरी ज़मीन के ऊपर धक्के से ट्रैक्टर जोड़ दिए। वो लोग मेरे से आज तक नहीं बोलते हैं, लेकिन मैंने उसी दिन थानेदार को कह दिया था कि या तो बेडुआ में जाके ट्रैक्टर रुकवा दे, वरना मैं जानूंगा और तू जानेगा। आज तक ज़मीन उन लोगों के पास है। आधी रात को याद कीजिए, अन्याय अत्याचार कहीं किसी के ऊपर होता हो, मुझे आधी रात को याद कीजिए, मैं आपके लिए खड़ा हूँ। उस बात की आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन खुद हौसला कीजिए। खुद हौसला नहीं करेंगे, अब मेरे पास ऐसे लोगों के भी फ़ोन आ जाते हैं। कई आदमी कह देते हैं, एक दिन दादरी से फ़ोन आया कि जी मेरी माँ के मारा किसी ने, दूध की बाल्टी लेके आ रही थी, वो खिंडवा दी, और आप थाने में फ़ोन कर दो। मैंने कहा भाई तुम कितने भाई हो? बोला जी 4 भाई हैं। मगर तुम्हारे पिताजी? बोला जी पिताजी तो मर गए, मगर तेरी माँ तो बड़ा दुर्भाग्य है उसका, बेचारी रांड भी होगी, रणपूती भी होगी। बोला ना जी हम 4 हैं, तुम तो एक भी नहीं हो ससुरो, जब थारी माँ की दूध भी खिंडवा दिया और मार भी दिया, और तुम फिर भी मेरे पास फ़ोन कर रहे हो, तो तुम कहाँ पर हो? तुम तो जिंदा हो ही नहीं। तो ऐसे लोगों को मेरे पास फ़ोन करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो आदमी सिर फुड़वा के आए अगर नए अत्याचार के खिलाफ, फिर मेरे को बताइए, फिर मैं अगर उसके 2 ना फुड़वा दूँ तो फिर मेरी जिम्मेदारी। कोई अन्याय, मैं किसी का टकराव नहीं चाहता, किसी से को टकराव मोल लेना भी नहीं चाहिए। भाईचारा सबसे बड़ी चीज़ है, लेकिन अगर धक्के से कोई दबंगई करता हो तो अत्याचार बर्दाश्त भी नहीं करना चाहिए। भाईचारे से रहना चाहिए हर आदमी को, लेकिन भाईचारे की 2 शर्त होती हैं। एक तो डर से होता है भाईचारा, कुछ आदमी डर से भाईचारा मानते हैं, कुछ प्यार से भाईचारा मानते हैं। जो प्यार से भाईचारा मानते हैं उनके साथ प्यार से ही रहिए। प्यार ही सबसे बड़ी चीज़ है दुनिया के अंदर, प्यार के सिवाय और कुछ नहीं। लेकिन जो दबंगई दादागिरी करते हैं उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनके खिलाफ वही व्यवहार कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय सांसद जी। 10 मिनट और लावांगे जी, एक बैठ स्थान लो जी। हमारे बीच में 24 रत्न से सम्मानित हमारे इलाके के बहुत ही मतलब सबसे बड़े जन सेवा करने वाले डॉक्टर के लंबा जी हमारे बीच पहुंचे हैं। मैं आप सबकी तरफ से, महाराजा दक्ष प्रजापति युवा संगठन की तरफ से, कुमार समाज महम चौबीसी की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और हमारे बीच में शहर की सरकार के मंत्री तो पहले आ चुके थे, उनका भी हम यहाँ यानी MC उनका भी यहाँ पहुँचने पर हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और शहर की जो हमारी बेटी है मुखिया भारती पवार जी हमारे बीच पहुँची है। हम सब की तरफ से, महाराजा दक्ष प्रजापति युवा संगठन महम की तरफ से, पूरे समाज की तरफ से बेटी भारती का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मैं मन संचालन श्री रोहतास जी वो आए और आगे की कार्रवाई चलाएं। रोहतास जी। हमारे आज के मुख्य अतिथि
श्री रामचंद्र जी जांगड़ा जी ने जो हमारे को आश्वासन दिया है और हमारी भावनाओं को समझते हैं, उनको वो पूरा करेंगे, ये हम उनसे आस रखते हैं। और आज मौसम फिर एक बार गड़बड़ाने के उसमें, इसलिए हम थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे। और मैं अब एक बारी फिर से हमारे मुख्य अतिथि जी का अभिवादन करता हूं आप सभी की तरफ से, उनके लिए जोरदार तालियां। इसके पश्चात हमारी महम शहर की चेयरपर्सन श्रीमती भारती पवार जी हमारे मंच पर विराजमान हैं, उनका भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और श्रीमती सुनीता प्रजापति जी, वाइफ ऑफ श्री राधे श्याम जी से मैं निवेदन करूंगा कि वह मंच पर आए और हमारी शहर की चेयरपर्सन श्रीमती भारती पवार जी का स्वागत करें। श्रीमती सुनीता जी। इसके तुरंत उपरांत मैं चाहूँगा कि श्री बालाजी मित्र मंडल महम एक बहुत ही ज़बरदस्त झांकी का दिखाएंगे और मैं उस झांकी के लिए एक श्री बालाजी मित्र मंडल की तरफ से भी निवेदन है कि श्री रामचंद्र जी जांगड़ा सांसद महोदय कृपा करके 5 या 10 मिनट का समय हमें और दे दीजिए। ये हमारे मित्र मंडल की एक इच्छा है। बहुत ही मनमोहक झांकी नाट्य है, नाट्य है।